नमस्कार दोस्तों। आज अध्याय 3 में हम नियोजित विकास की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक फैसले और विकास। ये बात सन 1947 के भारत आज़ादी के बाद की प्रोसेस है, जिसमें हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत में इस अध्याय में ये कुछ डाक टिकटें दी गई है, और इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थी और इनको लेकर कौन से अहम फैसले हुए। पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही और इसकी सीमाएं क्या थी। अच्छा, उसके बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस अध्याय में हम ये चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद के शुरुआती 2 दशकों में आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास हुए और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की मुख्य भूमिका रही। इस तरह के डाक टिकट से इस बात की एक झलक मिलती है कि आजकल ऐसे डाक टिकट कुछ खास देखने में नहीं आते। क्या आप सोच सकते हैं क्यों? आइए हम चर्चा करते हैं नियोजित विकास की राजनीति के राजनीतिक फैसले और उस पर पड़ा हुआ विकास का असर। इस बात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लो एस का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लो एस की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माण को निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लो एस के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक विकसित अविकसित इलाकों में हैं, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। देख रहे हो किस प्रकार जो ये एक विकसित भारत बनाने की जो परंपरा शुरू हुई है उसमें किस तरह की बाधाएं और किस तरह की चुनौतियां रही होगी। तो अब देखते हैं कि इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा। उड़ीसा में किस तरह के विकास की जरूरत है? दरअसल किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए? पोक्सो प्लांट उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतारू हो गए। क्यों? क्योंकि भुवनेश्वर में क्या है कि जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र से विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह लोग मांग कर रहे थे कि 1 साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच किस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे और उसे रद्द कर दिया जाए। दिकिया नुआ गांव और गढ़ कुंजगा ग्राम पंचायत के 100 से भी ज्यादा स्त्री पुरुषों ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी आजीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण समिति ने किया था। ये द हिंदू के 2006 23 जून 2006 का ये प्रकाशित है, जिसकी कटिंग यहाँ। अब ये कि राजनीतिक टकराव क्या था, इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामूहिक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र के वैज्ञानिकों की राय जानना
महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जन प्रतिनिधियों को भी ऐसे फैसले लेने चाहिए। तो आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए। इसमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यूं कहें कि एक विजन से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल, आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा? इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी है। जो फैसले लिए गए उनसे राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करना जरूरी था। साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इस ये कहा है कि एक केंद्रीय संगठन होना चाहिए। तो अब बात अपने योजना आयोग की तरफ चल रही है कि ऐसी ये देखो जरूरतें, आवश्यकता आविष्कार की जननी वाली बात यहाँ चरितार्थ हो रही है। तो एक ये बहरहाल, एक ये हम बात करते हैं कि वामपंथ और दक्षिण पंथ ये क्या क्या चीज है। तो जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहाँ के राजनीतिक दल अथवा समूह का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथ अथवा दक्षिणपंथी रुझान वाली है। ऐसा अपने को सुनने को मिलता है ना कि ये वामपंथ विचारधारा का व्यक्ति है, एक दक्षिणपंथी विचारधारा का व्यक्ति है। तो आपने ऐसा जिक्र जरूर ही पढ़ा होगा और सुना भी होगा। दक्षिणपंथ अथवा वामपंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेगा या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। और वहीं दक्षिणपंथी से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा है और बाजार मुल्क अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन से दक्षिणपंथी थे? आप इस दौर को आप इस दौर की कांग्रेस पार्टी को किस तरफ रखेंगे? बहरहाल, हम बात कर रहे थे कि विकास की धारणाएं, अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए, इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाकों में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। आजादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते। विकास का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के नियोजित विकास की राजनीति कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, तो उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण को समृद्धि और भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था। आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। तो पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया। दूसरा समाजवादी मॉडल था। आप देख रहे हो, पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा समाजवादी मॉडल है। तो समाजवादी मॉडल इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था और उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। यानी हम उदारवादी पूंजीवादी मॉडल की तरफ ज्यादा नहीं थे, बजाय हम समाजवादी मॉडल की ओर हमारा रुझान बढ़ने लगा था और खुद कांग्रेस पार्टी भी इसी ओर अपना रुझान दिखा रही थी। तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में ये बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। भाई हम अंग्रेजों को क्यों नकल करें। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात साफ हो गई कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इस बात को लेकर बहस छिड़ी और कुछ औद्योगिकीकरण को उचित रास्ता मानते थे, तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। ये योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक दृश्य है, हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है। अब जब हम बात कर रहे थे कि ऐसी एक आयोग होना चाहिए, तो वो आयोग क्या है, तो योजना आयोग की बात करते हैं। फिर योजना आयोग का जन्म हुआ। तो क्या योजना आयोग के इन उद्देश्यों पर अमल किया गया? कौन सा? अभी देखते हैं कि पिछले साल आपने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब पढ़ी थी। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में नहीं, कहीं नहीं, क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की और यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी, उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया था, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज रचना को बनाते बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्रमाणित हो। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा कि जैसे स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त संसाधनों का बराबर बराबर अधिकार हो। और दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रणों को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे सर्व सामान्य की भलाई हो। और अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह किया जाएगा कि धन अथवा उत्पाद के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाएं और जन सामान्य की भलाई बाधित हो। अब
ये है कि भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की है। यह संस्था 1 जनवरी 2015 के अस्तित्व में आई है। इसके उद्देश्य और संरचना को जानने के लिए हम आगे बात करेंगे, क्योंकि पहले हमारा था योजना आयोग और अब जो सरकार ने 1 जनवरी 2015 के बाद नीति आयोग को प्रामाणिकता दी। तो नीति आयोग क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो योजना आयोग क्या था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि योजना आयोग क्या था और क्या अपने देश में इनसे फायदा हुआ और क्या है। बहरहाल, नियोजन, मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी के युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 तथा 40 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। इस तरह देखे तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारी उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश नहीं हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1940 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता था। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक अन्य आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणीपंथी हो अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका अदा की। शुरुआती कदम क्या थे? सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी 5 वर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। हम विकास मॉडल को ही अपना रहे हैं, देखते जाइए आप। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दिन मदों पर खर्च करना, और दूसरा हिस्सा योजना व्यय का। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गहमागमी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुबाहिसा चलाया। नियोजन को लेकर देश में जो गहमागमी पैदा हुई थी वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से लागू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था
और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला लिया। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रिया को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना साल 1951 से 1956 की कोशिश देश को गरीबी के मकड़ जाल से निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के एन राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र की गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। भाखड़ा नकल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है, उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्च से ज्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर बहुत नीचे था। इसे अब और कम नहीं किया जा सकता। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था, क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे, उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था। बहरहाल, नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में, यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। अभी पीसी महालनोबिस 1893 से 1972 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद, भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 जो है के संस्थापक और दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार, तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक रहे थे। तो औद्योगिकरण की तेज रफ्तार की बात करते हैं, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पहले में तो कृषि पर दिया गया, दूसरे में भारी उद्योगों के विकास पर योजना पर जोर दिया गया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव लाने की थी और इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। क्योंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। बहरहाल, इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी। भारत औद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आती है।
कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई। कुछ ऐसे भी थे लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। विकेंद्रित नियोजन ये क्या है? जरूरी नहीं कि हर नियोजन केंद्रीकृत ही हो। ऐसा ही नहीं कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल अच्छा, केरल मॉडल तो कहा था। तो इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है। आयु प्रत्याशा बड़ी है और वहाँ शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। केरल में लोगों को कहीं ज्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। 1987 से 1991 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान शामिल है। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधि में सीधे शामिल किया जा सके। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हो। अब इसमें मुख्य विवाद क्या था कि शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे। या हम ऐसे दो सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक है। एक तो कृषि बनाम उद्योग। हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं। यह सवाल है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें ज्यादा संसाधन लगाया जाना चाहिए। कईयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। कैसी? कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर उन्होंने भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बिना गरीबी के मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनाई गई। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन बंटवारे के लिए कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजना पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई। नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ क्योंकि भूमि और संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज्यादा थी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों की एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज्यादा धनराशि खर्च करती तब भी ग्रामीण विकास की विकराल समस्या का समाधान न कर पाती। निजी क्षेत्र बनाम एक सार्वजनिक क्षेत्र, यह भी एक विवाद था कि मॉडल के जो दो जाने माने मॉडल थे और विकास के जो भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया गया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। उन इन दोनों की मॉडल की कुछ एक बातों को ले लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो हम नियोजन की विकास नीति राजनीति की बात करें तो खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र में के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा और अपने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य के व्यापारी का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े हस्तक्षेप किए। इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना
दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों से हुई। आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी और न ही निजी क्षेत्र के बढ़वार के लिए कोई उपाय किया गया। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया और इन न्यस्त हितों के निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी चीज़ों के आयात पर बाधा आयद की, जैसे जिससे घरेलू बाजार में बनाया गया सॉरी जिसे घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाजार एक तरह से प्रतिस्पर्धाहीन है। इसकी वजह से निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें रास्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। सरकार ने अपने नियंत्रण में जरूरत से ज्यादा चीजें रखी, इससे भ्रष्टाचार और कुशलता बढ़ी है। कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने किया नहीं। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में मदद की। इसके अतिरिक्त गरीबों की होनी चाहिए मदद, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्य वर्ग उठ खड़ा हुआ जो बगैर खास जिम्मेदारी की मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहा। इस अवधि में गरीब में ज्यादा कमी नहीं आई। गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले कम हुआ हो, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसके मुख्य परिणाम क्या रहे? आजाद भारत के सामने तीन मुख्य चुनौतियां थी। उनकी चर्चा यहाँ तीन अध्यायों में की गई। इनमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई। नियोजन विकास की शुरुआती कोशिशों को देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य के आंशिक सफलता मिली। शुरुआती दौर में ही इस दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की अक्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। असमान विकास से जिनको ज्यादा जिनको फायदा पहुंचाना था, वे जल्दी ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे और इनके कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया। बुनियाद क्या थी कि नियोजन विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई, जिसमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा नागल और हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजनाएं शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माण इकाइयां, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुए। इस दौरान में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफी इजाफा हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब आलोचना हुई, फिर भी बाद के समय की आर्थिक समृद्धि, जिसमें निजी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी शामिल है, इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती। तो भूमि सुधार क्या था? कि जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। यह प्रथा अंग्रेजी शासन के जमाने से चली आ रही थी। इस साहसिक कदम को उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे राजनीति पर दबदबा कायम कर रखने की जमींदारों की क्षमता भी घटी। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो सके। यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार की दो अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम पर रख सकता है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा जमीन थी उन्होंने इस कानून का तोड़ खोल लिया। ठीक उसी तरह जो काश्तकार किसी और की जमीन बटाई पर जोत बो रहे थे, उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इस कानून पर शायद ही कहीं अमल हुआ। कृषि की बेहतरी और खेतिहर जनता की भलाई से जुड़ी इन नीतियों को ठीक ठीक और कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था। ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लामबंद हो, लेकिन भूस्वामी बहुत ताकतवर थे और उनका राजनीतिक रसूख भी था। तो इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके और कानून बनने पर महज कागज की शोभा बढ़ाते रहे। इससे पता चलता है कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का ही अंग होती है। इससे यह भी जाहिर होता है कि शीर्षस्थ नेताओं की भल मन साहस के बावजूद प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग की हमेशा नीति के निर्माण और उनके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है। हरित क्रांति, खाद्यान्न संकट की इस हालत में देश पर भारी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक
नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके अब अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू शुरू में सरकार ने उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई। इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहाँ सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहाँ के किसान समर्थ थे। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम है वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यही इस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भू स्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति से खेती और पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ। ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल, इसे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़ते रहे। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। पहला असर तो ये हुआ कि गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। दूसरे, हरित क्रांति के कारण कृषि में मंझोले दर्जे के किसानों यानी मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। उन्हें बदलावों से फायदा हुआ था और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे। बाद के बदलाव क्या रहे? 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट से घिरने लगी। इंदिरा गांधी जन नेता बनकर उभरी। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य और बड़ी भूमिका निभाएगा। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं आयात हुई। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार का विचारात्मक सुधार समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। इन बदलावों को लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मागर्म बहसें चली। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें चली। बहरहाल, सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। नियोजन का काम तो जारी रहा, लेकिन इसके महत्व में कमी आई। साल 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योगों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का दौर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शुरू शुरू में लोगों में गहरा विश्वास था, लेकिन बदले हुए माहौल में यह विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। इस बदलाव के बारे में हम अब पाठ्यपुस्तक के आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे की रणनीति देखेंगे।